हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र कक्षा 10 के लिए। इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं। पहले आप लोग उसको नहीं देखे तो पहले देख लीजिए। उसमें पूरे बेसिक से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम बातें किए हैं। इसके बाद आज हम पार्ट 2 चलेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताएंगे। पहले आप लोग ये फर्स्ट वीडियो के देखिए। इसमें रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताए हैं। अभिक्रिया 2 प्रकार के होता है, जैसे रासायनिक होता है, एक भौतिक होता है, उसके बारे में बताया है। इसके बाद समीकरण के बारे में बताया है और अभिक्रिया कैसे कैसे होता है वो सब के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें पूरे बेसिक से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बातें किए। इसके बाद है कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, जैसे रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम एक रासायनिक समीकरण यहाँ एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। पहले एक रासायनिक समीकरण ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन ले लिए और क्या ले लेंगे, हम क्लोरीन ले लेंगे। जब दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, HCl देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा। ये क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा CaO और फिर देगा कार्बन डाइऑक्साइड, यह देगा। अब यही दोनों एग्जांपल के जरिए हम यहाँ क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताएंगे। पहला इसका नियम क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। पहला नियम है कि यह क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है कि रासायनिक, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं अभिकारक। ये जो है इसको अभिकारक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ये क्या होता है, यह प्रतिफल होता है, यह प्रतिफल होता है और यह क्या होता है, अभिकारक होता है। यह होता है अभिकारक। फिर इसमें यह क्या होगा, अभिकारक होगा और यह जो बनेगा वह क्या बनेगा, प्रतिफल। क्योंकि यह भाग ले रहा है, भाग लेने में क्या बनेगा, प्रतिफल बनता है। यह जो होगा वह अभिकारक होगा। इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि कौन अभिकारक है, कौन प्रतिफल है। यह जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। तो यहाँ पर समीकरण लिखने कहता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इसका समीकरण जो लिखते हैं वह कितने नियम से लिखे आते हैं इसके बारे में बताएंगे। इसमें जो रासायनिक समीकरण है इसमें कौन सा भाग ले रहा है, अभिकारक। यहाँ लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को संकेतों एवं सूत्रों, देखो इसका संकेत एवं सूत्र, जैसे हाइड्रोजन होता है यहाँ मान लो यह क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। यह क्या है, क्लोरीन। और यह दोनों मिलकर क्या बना, यह दोनों जब अभिक्रिया करें तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जब अभिक्रिया करें क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो यहाँ कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, अभिकारक भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को संकेतों एवं सूत्रों, हाइड्रोजन का संकेत क्या है, H2 और क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl2। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से
सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। देखो फर्स्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किस साइड में लिखा जाता है? संकेतों। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को संकेतों एवं सूत्रों, यह संकेत क्या है? H2, इसका संकेत है Cl2 क्लोरीन, सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है। या तीर के किस साइड है? बाईं ओर, बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा है, अब कहता है रासायनिक अभिक्रिया इसका है जो बाईं ओर लिखा आता है। अब इसका में लिखेंगे अभिकारक। दूसरा नियम है कि अभिकारक के सूत्रों का बीच धन चिन्ह, यानी क्या होता है? धन चिन्ह का मतलब क्या होता है? प्लस। अभिकारकों के सूत्र, अभिकारक के सूत्र क्या है? अभिकारक ये दोनों है, इसके बीच में क्या है? प्लस चिन्ह है। अभिकारक सूत्र हुआ H2 और इसका क्या है? Cl2, इसके दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, देखो अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारक ये है, अभिकारक में कौन सा भाग ले रहा है? H2 और क्लोरीन, इसके बीच में कौन सा चीज है? धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसका अभिकारक हो गया। अब हम प्रतिफल पर चलेंगे। जब समीकरण लिखते हैं तो इसमें कौन कौन सा होता है? अभिकारक और प्रतिफल। और तीसरा कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, फिर यह लिखेंगे रासायनिक, जैसे भी फर्स्ट में लिखे हैं तो इसमें अभिकारक भाग ले रहा था, इसमें कौन सा भाग ले रहा है? जब समीकरण बनता है तो इसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। अब देखो यहाँ अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफलों के, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफल हैं, प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। देखो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से किस तरफ लिखते हैं? संकेतों एवं सूत्रों की सहायता, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, इसका सूत्र क्या हुआ? HCl। तो यहाँ संकेतों एवं सूत्र, या तो किसी में संकेत आ सकता है, किसी में सूत्र आ सकता है, इसलिए संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। अब इसको किस तरफ लिखते हैं? दाईं तरफ। यहाँ लिख लेंगे हम दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दाईं ओर लिखा जाता है। फिर चौथा नियम है, और इसमें फिर प्रतिफल है, प्रतिफलों के बीच। फिर तीसरा में लिखेंगे अभिकारकों के बीच, यहाँ लिखे तो अभिकारकों के सूत्रों के बीच, यहाँ लिखेंगे प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो अब यह प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब प्रतिफल मान लो यह भाग लेगा अभिकारक से, इसमें मान लो कि यह प्रतिफल कितना है? 1 है। इसमें प्रतिफल कितना है? 2 है। क्योंकि इसमें यहाँ 1 प्रतिफल है तो इसके बीच में प्लस। जब 1 से अधिक अभिकारक हो या प्रतिफल हो तब उसके बीच में क्या होता है?
धन ची का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ तुम्हारा प्रतिफल 1 है, यहाँ प्रतिफल कितना है 2 है। जैसे इसमें भाग कौन ले रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट या भाग ले रहा है। यह गर्म करने पर कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 में टूट रहा है। इसके बीच में यह क्या प्रतिफल है और यह क्या है, अभिकारक है। तो इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या, प्रतिफलों के बीच कौन सा प्रयोग हो रहा है, धन ची का प्रयोग हो रहा है। तो प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन ची का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 5वां है, अब यह तुम्हारा अभिकारक और इसमें दोनों में धन ची का प्रयोग किया जाता है। आप 5वां नियम क्या है कि आप दोनों को अलग अलग करते हैं तो तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग किया जाता है। यहाँ लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। देखो अब यह अभिकारक, यह क्या है अभिकारक, यह क्या है प्रतिफल। और अभिकारक और प्रतिफल को किस चीज द्वारा अलग किया जाता है, तो तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। पहले इसको यहाँ पर क्या करेंगे हम, कौन सा इसमें सूत्र की सहायता से बाईं ओर लिखे, फिर ये प्रतिफल को दाईं ओर लिखे, फिर इसके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। फिर इसको क्या करते, प्रतिफल और अभिकारक को क्या करता है, तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तथा अभिकारक में प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा, यहाँ पर द्वारा लिखेंगे, तीर चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसके बाद तथा तीर चिन्ह तथा तीर चिन्ह यह भी बताता है, तो तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में होती है। देखो यहाँ कहता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के तीर चिन्ह द्वारा अलग किया, अभिकारक और प्रतिफलों के तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तथा तीर चिन्ह यह भी बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में होती है। अब तीर चिन्ह द्वारा हमें मालूम पड़ रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। यह तुम्हारा क्या अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। तो यहाँ से जब हम यह अभिक्रिया है, यह क्या है प्रतिफल है। जब हम इसको क्या करते हैं, इसको जब अभिक्रिया करते हैं तो यह तुम्हारा क्या बनता है, प्रतिफल होता है। यह तो अभिक्रिया से तो मालूम पड़ रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। यहाँ से हो रहा है तो इस दिशा में अभिक्रिया, इससे अभिक्रिया स्टार्ट हो रहा है और इस दिशा में क्या बन रहा है, प्रतिफल बन रहा है। जैसे हम इसको गर्म किए तो ये बन गया, इसको क्या किया अभिक्रिया किए तो ये बन गया। तो ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है इसे मालूम पड़ेगा। अगर इसी तीर चिन्ह इस टाइप कर देंगे, अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, तीर चिन्ह द्वारा यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। अगर हम इधर लिख लेंगे हाइड्रोजन, इधर लिख लेंगे क्लोरीन, और इस तरफ भी इसको तीर चिन्ह को ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। तो अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, इधर से अभिक्रिया होगा किस दिशा में बन रहा है, इस दिशा में बन रहा है। तो तीर चिन्ह द्वारा यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। तो यह अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यह क्या बना रहा है, इसका उत्पाद बन रहा है, यानी प्रतिफल बन जा रहा है। तो अभिक्रिया तीर चिन्ह द्वारा यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में होता है। यह आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम हो गया। 5 नियम है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। पहला नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से बाईं ओर लिखा जाता है। फिर दूसरा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच, अभिकारकों के सूत्र, यह दोनों सूत्र हैं, अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन ची का प्रयोग किया जाता है। धन ची का प्रयोग कर दिए। तीसरा है रासायनिक, अब इसका हो गया तो प्रतिफल पर चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिफलों, तो प्रतिफल ये भी है, प्रतिफल ये भी है। प्रतिफलों को क्या करते हैं, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दाईं ओर लिखते हैं। देखिए प्रतिफलों यह क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और यह कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जब हिंदी में लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसको संकेतों एवं सूत्र, यह क्या है, सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, या कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड।
यहाँ कहता है कि प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र, या जो है कैल्शियम ऑक्साइड है क्या है, सूत्र है, या कार्बन डाइऑक्साइड है क्या है, सूत्र है। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से दाईं ओर लिखा था, या किस तरफ लिखते हैं, दाईं ओर। तो यह होता है बाईं ओर और प्रतिफल जो होता है वह दाईं ओर। फिर कहता है प्रतिफलों के बीच धांची का प्रयोग किया जाता है। देखो ये प्रतिफल है, जब एक प्रतिफल अगर इसके भी धांची का प्रयोग नहीं होगा, जब प्रतिफल एक से अधिक होगा तो उसके बीच कौन सा प्रयोग होता है, धांची का प्रयोग होता है। यहाँ कहता है प्रतिफलों को सूत्रों के धांची का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पांचवा है अभिकारक एवं प्रतिफलों के तीर चीज द्वारा अलग किया जाता है। अभिकारक ये है और प्रतिफल है, इसके कौन सा चीज होता है, तीर चीज के द्वारा दोनों क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसके बाद तीर चीया दिखाता है, यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में होती है। यह तीर चीया बता रहा है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। तो तीर चीज से ही मालूम पड़ेगा कि यह तुम्हारा क्या अभिकारक है या प्रतिफल है, क्योंकि इधर अभिक्रिया होकर के इधर क्या बन रहा है, उत्पाद बन जा रहा है। तो अभिक्रिया इस दिशा में हो रहा है और इस दिशा में क्या हो रहा है, इसका प्रतिफल बन जा रहा है। चलिए अब हम बातें करेंगे संतुलित एवं असंतुलित समीकरण के बारे में, कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे कि संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। असंतुलित किसको बोलते हैं, संतुलित किसको बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं असंतुलित और संतुलित। यहाँ लिख लेते हैं संतुलित, यहाँ क्या लिखेंगे, संतुलित। संतुलित समीकरण, यह जो होगा आपका क्या होगा, संतुलित समीकरण। इधर लिख लेते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, यह हो गया तुम्हारा असंतुलित समीकरण, यह हो गया संतुलित समीकरण। ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ से हम अलग अलग कर देते हैं कि संतुलित किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, तो संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो, उसे क्या करते हैं, संतुलित समीकरण। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित समीकरण। और फिर कहते हैं कि असंतुलित समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित समीकरण। दोनों सेम है, इसमें क्या है, परमाणु संख्या समान रहे तो संतुलित और नहीं समान रहे तो असंतुलित। चलो इसको पहले परिभाषा लिखेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और फिर इसमें होता है असंतुलित, और इसमें वैसा तत्वों पर प्रत्येक परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। दूसरा है असंतुलित समीकरण। तो वैसा रासायनिक समीकरण
जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो, परमाणु संख्या समान नहीं हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। देखो संतुलित समीकरण, इसका एक एग्जांपल देते हैं हम। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, जैसे यहाँ हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनता है? जल बनता है, H2O। यह क्या संतुलित है? यह संतुलित समीकरण और असंतुलित। यहाँ देखो वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होना चाहिए। जैसे इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ये दोनों बराबर है, परमाणु संख्या क्या कर रहा है? समान होना चाहिए। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2। यहाँ ऑक्सीजन में कितना है? 2 है। यहाँ ऑक्सीजन में कितना है? 1 है। यह 2, यह समान है, प्रत्येक तत्व कह रहा है। तो प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ 1 है। इसको क्या करेंगे हम? संतुलित करेंगे। संतुलित करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो यह क्या संतुलित हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 2। लेकिन 2 यहाँ पर नहीं लिखा रहता है। जब भी हम संतुलित करते हैं तो उसके आगे लिखते हैं, या तो बीच में भी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं, या तो ऊपर में 2 नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि जब भी यह संतुलित करते हैं तो हम आगे लिखते हैं। तो 2 कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब जब ऑक्सीजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन क्या होगा? बिगड़ गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 ही है। जब हम एक को इलाज करेंगे तो ये क्या होगा? खराब बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन बराबर था, ऑक्सीजन में कमी था, जब ऑक्सीजन के सही किए तो हाइड्रोजन खराब हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूना 4 हो गया। तो इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। इस पर 4 में क्या करेंगे? 2 यहाँ पर गुना कर देंगे, इसको यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते हम, क्योंकि जब भी समीकरण को संतुलित करेंगे तो उसको आगे में लिखते हैं। तो 2 कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अब ये देखो, 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यहाँ भी कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा? जब ये 2 लिखते हैं, संतुलित करें, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन कितना? 2 लिखेंगे। जब ये 2 लिखेंगे तो 2 इसका भी हिस्सा होगा, यही 2 इसका भी हिस्सा होगा। दोनों का क्या होता है? समान हिस्सा होता है। जैसे हम मान लो कि हम A और B लिख दिए, ये A2 है या B2 है। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे AB, तो यहाँ भी A कितना है? 2, यहाँ भी 2। ये 2 समीकरण संतुलित है। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। यहाँ 2 ऐसे लिख देंगे, B में भी 2 है तो यहाँ लिख देंगे, संतुलित हो गया। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब भी समीकरण को संतुलित करेंगे तो इसको हम जो लिखना होगा वह आगे में लिखेंगे। या तो नीचे नहीं लिख सकते हैं, ना बीच में भी नहीं लिख सकते हैं। तो यह कहाँ लिखेंगे हम? आगे में। आप 2 लिखेंगे, देखो तो एक हिस्सा 2 जो है इसका भी हिस्सा होगा और इसका भी हिस्सा होगा। तो यहाँ भी A कितना है? 2 है, यहाँ भी 2 हो गया। B कितना है? 2 है, तो यह B भी 2 हो गया। इसी तरह हम संतुलित करते हैं। और दूसरा है कि असंतुलित। यह तो हमारा कौन सा समीकरण हुआ? संतुलित समीकरण। इसमें देखो हाइड्रोजन के परमाणु कितना हो गया? 2 दूना कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया। इसमें भी देखो हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2। ऑक्सीजन में कितना हो गया? 2। तो कहता है प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, संतुलित कहते हैं। अब असंतुलित पर चलेंगे, इसी को हम असंतुलित पर ले जाके आगे दिखाएंगे। जैसे हाइड्रोजन होता है और यह क्या है? ऑक्सीजन है। यह जब दोनों अभिक्रिया करा तो क्या बना? जल बना। अब यह कौन सा समीकरण होगा? असंतुलित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो कहता है प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो। इसमें क्या है? प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है? नहीं है, क्योंकि यह समान है लेकिन यह समान नहीं है। तो यह क्या होगा? असंतुलित समीकरण होगा। यह जो कहलाएगा यह जो होगा वह संतुलित समीकरण। यह कौन सा समीकरण? संतुलित।
यह जो होगा वह क्या होगा, असंतुलित। इसके बाद है दूसरा भी हम ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन लेंगे और क्या लेंगे हम, हाइड्रोजन और क्लोरीन विलय लेके देखो, क्लोरीन लेंगे, ये जब क्या करेगा तो क्या बनेगा, HCl बनेगा। HCl तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन भी कितना है 2, तो यहाँ हाइड्रोजन को क्या यहाँ 2 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को जब भी हम लोग संतुलित करते हैं तो आगे लिखते हैं तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन भी 2, तो 2 कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर। अब देखो हाइड्रोजन का यह 2 जो हिस्सा होगा वो हाइड्रोजन का भी होगा, क्लोरीन का भी होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 लाना था, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यह कौन सा समीकरण होगा, संतुलित समीकरण। यहाँ देखो इसमें क्या है, प्रत्येक तत्वों के दोनों ओर क्या है, परमाणु संख्या समान है। और भी इसमें देखो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है, ये दोनों को करेंगे तो क्या होगा, HCl देगा। तो यह जो है वह क्या है, असंतुलित है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यह कौन सा समीकरण में होगा, असंतुलित समीकरण में। इसके दोनों ओर देखो जब हम संतुलित कर देंगे, जिसके दोनों ओर के परमाणु संख्या अगर समान हो, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो तो संतुलित, और वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित। तो यह जो तुम्हारा वह असंतुलित, ये भी असंतुलित, ये दोनों क्या हो गया, असंतुलित हो गया, और यह दोनों जो होगा क्या होगा, संतुलित। इसको याद करने का एक ही है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहते हैं। और अगर समान हो तो संतुलित और नहीं समान हो तो असंतुलित। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर समान नहीं है, यहाँ पर से क्या कहता है, समान है। समान हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित, और नहीं समान हो तो उसे असंतुलित। बस इसका यही 2 क्या है, एग्जाम्पल है, और सारे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे हम मैग्नीशियम ले लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे और इसको क्या करेंगे हम, क्लोरीन से करेंगे, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम बराबर है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है, तो यह क्या है आपका बराबर है, नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 डाल देंगे तो अब तुम्हारा कितना, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पर 2 डालना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा। और इसमें भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम हो गया और यह क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। मैग्नीशियम क्लोरीन डाल दिया तो इसमें क्या, मैग्नीशियम और क्लोरीन हो गया। अभी मैग्नीशियम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको संतुलित है, नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यह संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम या क्लोरीन है, यहाँ मैग्नीशियम कितना, 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, 1 है, यह क्या है, संतुलित नहीं है। तो यह असंतुलित हो गया, यह संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 2, क्लोरीन भी 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यह संतुलित हो गया, यह असंतुलित हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम बातें करेंगे अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में। यह अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करें, और इसका एक और विधि है जो हम आपको लिख करके पूरे उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे कार्य क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करने के बारे में ही सिखाएंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक है कि अनुमान विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। जैसे समीकरण को एक ही लाइन में संतुलित करना है, अनुमान से लिखना नहीं है, अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना है। और एक जो आता है वो आपको क्या करेंगे, अभिकारक और प्रतिफल दोनों को नीचे अलग अलग करके हम संतुलित करते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा क्या करेंगे, संतुलित करने का पूरे सिखा देंगे। इसके में क्या है कि इसमें समीकरण हम पहले उतार चुके हैं। ये तुम्हारा 5 समीकरण है, इसको क्या करना है, अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना है। अब इसमें यह भी दिखाना है, जैसे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह दोनों क्या बन गया, अभी क्रिया करें तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बन गया, हाइड्रोजन। अब यह जो तुम्हारा दिया हुआ है, यह धातुओं का सक्रियता श्रेणी है, मतलब किस किस धातु का
श्रेणी सबसे ऊपर है और किसका नीचे है, यह अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इसके बारे में दिया है। जैसे तुम्हारा है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है। इसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जो जितना ऊपर है वह उतना अधिक क्रियाशील रहता है और जो जितना नीचे आएगा वह कम क्रियाशील होगा। सबसे कम क्रियाशील बोले तो सोना है, इसके बाद चांदी है, पारा है, कॉपर है, हाइड्रोजन है, सीसा है, टीन है, लोहा है, जिंक है, एल्युमिनियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछे तो क्या है, पोटेशियम, और सबसे कम पूछे तो सोना। यह क्या है, सबसे कम क्रियाशील धातु है और यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। जो जितना नीचे आएगा वह उतना कम होगा। जैसे यहाँ पर हम आपको यह भी बता दे रहे हैं, जैसे यह मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस कैसे आया इसके बारे में। जैसे यह मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक जब अभिक्रिया करेंगे, इसके ऊपर में क्या होता है, प्लस होता है। इसमें भी क्या होता है, प्लस, यहाँ माइनस। देखो पहले प्लस दूसरे, अगर दो दिया हुआ है, यौगिक दिया है, तो यह पहला प्लस दूसरा माइनस। यह क्या करता है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, और यह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यह जब भी रिएक्शन करेगा तो प्लस और माइनस करता है। यह प्लस रिएक्शन कभी भी नहीं करेगा, जब भी करेगा तो यह प्लस एक माइनस करेगा, क्योंकि प्लस प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यह क्या होता है, प्लस माइनस रिएक्शन करता है। यह मैग्नीशियम और क्लोरीन, देखो तो यह मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है। तो मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर में, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे में। तो सबसे मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, अगर इसमें क्या है, तगड़ा कौन है, मैग्नीशियम है, क्योंकि यह अधिक क्रियाशील है। यह क्या है, हाइड्रोजन कम है। क्या करेगा, हाइड्रोजन को यह बाहर निकाल देगा। तो यह मैग्नीशियम क्या कर, मैग्नीशियम मतलब मजबूत है क्योंकि यह ऊपर में है, यह क्या है, नीचे में है। तो यह हाइड्रोजन कमजोर है, हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, और क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जगह बना लेगा। तो मैग्नीशियम क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, और मैग्नीशियम कहाँ चले आया, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन क्या है, कम क्रियाशील है, इसको यह बाहर निकाल दिया, मैग्नीशियम यहाँ पर आ गया। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। और यह मैग्नीशियम क्लोराइड यह कैसे बनता है इसके बारे में बतला रहे हैं। जैसे यहाँ मैग्नीशियम हुआ और यहाँ क्या है, क्लोराइड है। जब यह दोनों अभी क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या जाता है, मैग्नीशियम के ऊपर होता है +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर 2 होता है, इसके ऊपर 1 होता है। तो यह क्या करता है, यह इसके नीचे, यह दोनों क्या है, जब दोस्ती किया, जब दो धातु है, मान लो यह दोनों धातु और धातु दोनों दोस्ती किया, इसके ऊपर में क्या होता है, माइनस होता है। जब यह दोनों दोस्ती करेगा तो इसका समान ए लेगा और इसका समान ए लेगा। तो इसके ऊपर में क्या है, 1 है, यह 1 ये लेगा, तो यह क्या बनेगा, मैग्नीशियम। और इसके ऊपर में चार्ज कितना होता है, 2 होता है, इसका संयोजकता 2 होता है, तो यह कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। तो 1 तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यह 2 क्या होता है, लिखा है। 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और यह हाइड्रोजन कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। जब भी दो अति जब क्रिया करेगा, जब ये दोनों अभी क्रिया कर रहा है, तो इसका समान ए लेगा और इसका समान ए लेगा। तो यह क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यार डिस्प्लेस कर दिया, यानी बाहर निकाल दिया। क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन से तगड़ा है, इसीलिए क्या हो गया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, और यहाँ क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के जगह पर आ गया। जिसको बाहर निकालेगा उसके जगह पर आ जाएगा। अब यह जो हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड, यह 2 कैसे आया तो बतला दिए। इसका क्या था, संयोजकता, क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, और इसका कितना होता है, 2 होता है। या 1 इसके नीचे आएगा या 2 इसके नीचे जाएगा, क्योंकि इसका समान ए ले लेगा, इसका समान ए ले लेगा, दोस्ती तभी होगा ना। और फिर दूसरा है, अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको क्या अनुमान विधि द्वारा संतुलित करना है। जैसे मैग्नीशियम है और यह हाइड्रोक्लोरिक है, तो मैग्नीशियम यहाँ कितना है, 1, मैग्नीशियम यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ भी क्या करेंगे हम, इसको 2 बनाएंगे, यहाँ भी क्या करेंगे हम, 2 बना लेंगे। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि यह जो 2 है, यह हाइड्रोजन का भी हिस्सा होगा और क्लोरीन का भी हिस्सा होगा। जब भी हम संतुलित करेंगे तो जो अंक जो होगा वह कहाँ लिखाता है, आगे में। अब हम दूसरा चलेंगे, यह संतुलित हो गया, यह कौन सा समीकरण हो गया, अनुमान विधि द्वारा संतुलित हो गया। और दूसरा चलेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब यह दोनों भी क्रिया करता है, देखो यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ क्या है,
इसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस या प्लस या क्या होता है माइनस चार्ज, क्योंकि पहले प्लस दूसरा माइनस, पहले प्लस दूसरा माइनस होता है। तो यह जो प्लस है यह प्लस है, ये भी धातु ये भी धातु के क्रियाशील में देखो यह क्या कर रहा है, एल्युमिनियम और कैल्शियम। एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम और क्या है कैल्शियम। एल्युमिनियम और कैल्शियम में अधिक तगड़ा कौन है, अधिक क्रियाशील बोले तो क्या है कैल्शियम है। तो यह कैल्शियम क्या करेगा, यह कैल्शियम को डिस्प्लेस, जैसे यहाँ हाइड्रोजन कमजोर था तो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, यह मैग्नीशियम। यहाँ यह एल्युमिनियम क्या है इससे कमजोर है, यह कैल्शियम क्या है अधिक क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है। यह क्या करेगा, यह बाहर नहीं निकलेगा, यह कैल्शियम क्या करेगा, यह एल्युमिनियम क्या करेगा बाहर निकल जाएगा। यह कैल्शियम किसके जगह पर आएगा, यह दोनों जो क्रियाशील धातु है, यह क्या है और यह क्या है, ये दोनों में क्रियाशील कौन है, ये क्रियाशील है। तो ये इसको बाहर निकाल लेगा या ये इसको बाहर निकाल लेगा, तो कैल्शियम क्या करेगा एल्युमिनियम को बाहर निकाल देगा, या कैल्शियम यहाँ आ जाएगा। क्योंकि अधिक क्रियाशील कौन है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम क्या करेगा एल्युमिनियम को बाहर निकाल देगा, कैल्शियम क्या करेगा एल्युमिनियम को बाहर निकाल देगा। इसको बाहर निकालेगा तो यहाँ क्या हुआ, एल्युमिनियम बाहर चल के कैसे कर इसके साथ आ गया, क्योंकि ये प्लस माइनस होता है। यह कैल्शियम अधिक क्रियाशील है, यह इसको क्या एल्युमिनियम को क्या करेगा बाहर निकाल देगा। तो कैल्शियम कहाँ आ गया, ये एल्युमिनियम की जगह पर कैल्शियम आ गया, और यह कैल्शियम क्लोराइड बना लिया, और यह एल्युमिनियम कहाँ चले आया हाइड्रोक्साइड के पास। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह होगा कैल्शियम क्लोराइड। इतना समझ में आएगा कैसे कैसे अभिक्रिया होता है। जो जितना अधिक क्रियाशील रहेगा वह उसको बाहर निकालेगा। तो इसमें कैल्शियम क्या है अधिक क्रियाशील है किससे, एल्युमिनियम से। तो कैल्शियम क्या करेगा एल्युमिनियम को बाहर निकालेगा, यह कैल्शियम यहाँ अपना जगह बना लेगा, एल्युमिनियम को बाहर निकालेगा। तो जब बाहर निकलेगा किससे दोस्ती करेगा, इसके पास अब कौन बच गया, ये बच गया, तो इससे दोस्ती कर लेगा, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसको क्या करेंगे हम संतुलित करेंगे। अब इसको हम क्या मिटा कर अच्छा से लिख देते हैं, इसको क्या करेंगे हम संतुलित करेंगे। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको संतुलित करेंगे तो देखो यहाँ कितना है, यहाँ एल्युमिनियम कितना है एक, यहाँ भी एल्युमिनियम एक, यहाँ क्लोरीन क्या है, क्लोराइड कितना है, क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है। तो यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है। इसको भी क्या करना होगा, जब दोनों सेम रहे और दोनों का क्या है विषम संख्या है तो क्या इसको एलसीएम से हम करते हैं। ये दोनों का एलसीएम कितना आता है 6 आता है। तो हमको क्या करना है 6 बनाना है। तो इधर भी इसको 6 बनाने के लिए कितना से गुना करते, देखो यहाँ भी क्लोरीन 3 और यहाँ 2 है, तो दोनों क्या है समान नहीं है, इसको क्या करना है समान करना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और दोनों क्या है दोनों परमाणु सेम रहेगा, और दोनों में क्या है यहाँ दोनों विषम दिख रहा है। इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर क्या आता है तो इसका एलसीएम कितना आता है 6 आता है। अब यहाँ क्या करना है क्लोरीन को हमको 6 बनाना है, यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा 2। जब भी हम लेंगे तो यहाँ गुना नहीं करें, कहाँ गुना करते हैं आगे में। यहाँ एल्युमिनियम 2 हो गया और क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। और यहाँ कितना लेना पड़ेगा 3 लेंगे तो तब ना 3 दूना 6, क्योंकि यह दोनों के एलसीएम से बनाते हैं। जब यह 3 दूना 6 और यहाँ भी क्लोरीन हो गया 6, और जब क्लोरीन को सही किए तो एल्युमिनियम बढ़ गया। अब एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1 है, तो फिर यहाँ भी एल्युमिनियम में कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो क्लोरीन 3 दूना 6, यहाँ भी क्लोरीन 3 दूना 6, एल्युमिनियम कितना है 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 है। अब बच गया तुम्हारा कौन सा कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम कितना है, यहाँ कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम कितना है 3 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 3 डाल लेंगे। यहाँ कैल्शियम 3 हो गया, अब क्लोरीन भी 6 हो गया। यहाँ कैल्शियम कितना है 3, और यह जो है हाइड्रोक्साइड OH यह कितना हो गया 6, और यहाँ भी यह कितना हो गया 6। देखो इससे जब यह कैल्शियम से तो यह 3 जो है इसका भी हिस्सा है और इसका भी हिस्सा है, तो यह कैल्शियम 3, यहाँ भी कैल्शियम 3, यहाँ OH कितना है 2 तिया 6, यहाँ भी OH कितना है 2 तिया 6। अब यह क्या हो गया समीकरण मेरा संतुलित हो गया। दूसरा चलेंगे, अब यहाँ लोहा है, लोहा को किस में डाल रहे हैं H2O यानी जल में डाल रहे हैं, तो लोहा में क्या हो गया जंग लग गया, तो यह क्या Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ F कितना है 1 है, यहाँ F कितना है 3 है, यहाँ क्या करेंगे हम 3 डाल लेंगे, 3 डाल लेंगे। यहाँ F3, यहाँ भी F3। इसके बाद है यहाँ O कितना है, यहाँ O 4 है, यहाँ O कितना है 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ये तो बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। इसको क्या करना है 4 लाना है,
4 लाना है तो फिर किससे गुना करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 लाना है, यहाँ पर कितना से करेंगे हम 4 से करेंगे। 4 से करेंगे तो ऑक्सीजन बराबर होगा 4, तो फिर हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन खराब हो गया क्योंकि हाइड्रोजन पहले बराबर था H2 दोनों बराबर था, ऑक्सीजन खराब था। जब ऑक्सीजन को हम 4 यहाँ लाए तो हाइड्रोजन खराब हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यह 8 हो गया। तो यह हाइड्रोजन को सही करेंगे अब हाइड्रोजन 8 हो गया तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 4 डाल लेंगे, अब 4 दूना 8, ये हाइड्रोजन भी सही हो गया। देखो तो यहाँ लोहा कितना होगा Fe3, यहाँ भी 3, यहाँ हाइड्रोजन कितना होगा 4 दूना 8, यहाँ भी 4 दूना 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यहाँ भी हो गया 4, यह भी इससे क्या हो गया संतुलित है, ये भी संतुलित हो गया। इसके बाद कैल्शियम क्लोरेट के पोटेशियम क्लोरेट को जब हम क्या करते हैं गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और क्या होता है ऑक्सीजन में टूटता है। अब यहाँ जो है पोटेशियम, देखो यह पोटेशियम है, यह क्लोराइड है और यह ऑक्सीजन क्या होता है बाहर निकलता है, इसको अब संतुलित करना है। तो यहाँ पोटेशियम कितना है, यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ क्लोराइड कितना है 1 है, क्लोरीन यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब यहाँ दोनों में क्या है, यह दोनों बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन, तो हम बताए थे अगर दोनों परमाणु सेम रहेगा, दोनों के क्या है यहाँ पर विषम संख्या, एक 3 है एक 2 है, तो दोनों के एलसीएम लेकर बराबर करते हैं। 3 दूना कितना होगा 6, हमको लाना है कितना है 6 लाना है, 6 लाना है तो किस में गुना करेंगे हम 6 लाना है तो इसको हम कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे तो क्या हमारा पोटेशियम, अब यह जो ऑक्सीजन बराबर हुआ तो पोटेशियम बिगड़ गया, अब पोटेशियम कितना हो गया 2, क्लोरीन भी 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 6। अब फिर यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ जब 3 से गुना किए तो यहाँ भी कितना, यहाँ 2 से गुना किया 6 पूरा, यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ऑक्सीजन तुम्हारा कितना हो गया 6, यहाँ भी ऑक्सीजन हो गया 6। अब यह मेरा क्लोरीन और पोटेशियम और क्लोराइड दोनों बिगड़ गया, पोटेशियम यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 2 डाल देंगे। अब यहाँ 2 डाल दिए क्योंकि पहले मेरा ऑक्सीजन बराबर नहीं था, तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए 2 से इधर गुना 3 से इधर गुना किए, जब ये दोनों ऑक्सीजन बराबर हुआ तो मेरा पोटेशियम और क्लोरीन बिगड़ गया, तो यहाँ 2 क्लोरीन और 2 पोटेशियम हो गया, तो यहाँ भी 2 डालेंगे तो 2 से क्या है दोनों बराबर हो जाएगा। इसके बाद है एल्युमिनियम को सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है एल्युमिनियम सल्फेट और क्या बनता है हाइड्रोजन। देखो यहाँ फिर एल्युमिनियम है, यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, तो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में अधिक क्रियाशील कौन है एल्युमिनियम, और यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, तो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में अधिक क्रियाशील एल्युमिनियम है। यह एल्युमिनियम क्या कर रहा है हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। देखो यह जो एल्युमिनियम है, यह एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम है, यह प्लस होता है या माइनस होता है। तो यह क्या करता है एल्युमिनियम क्या करता है इसको हाइड्रोजन को बाहर निकलता है, क्योंकि एल्युमिनियम से अधिक तगड़ा कौन है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है एल्युमिनियम, तो हाइड्रोजन को क्या करता है एल्युमिनियम बाहर निकाल देगा। तो एल्युमिनियम कहाँ चला है इसके पास, एल्युमिनियम यह हाइड्रोजन जब निकल गया तो एल्युमिनियम यहाँ आ जाएगा और यह हाइड्रोजन यहाँ चले जाएगा। देखो तो एल्युमिनियम किसके पास आ गया सल्फेट के पास और हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब ये जो Al2 और SO4 कैसे होता है वो हम बतला रहे हैं, तो ये कैसे लिखते हैं अभी क्रिया करके जब इसको हटाता है यहाँ पर जो प्रतिफल बनता है वह कैसे बनता है वह बता रहे हैं। जैसे यहाँ एल्युमिनियम हो गया और किससे करता है सल्फेट से, एल्युमिनियम और सल्फेट दोनों से होता है। एल्युमिनियम के पावर जो होता है वह 3 होता है और सल्फेट के जो होता है वह 2 होता है। जब यह दोनों अभी क्रिया किया, देखो यहाँ जो यह दोनों क्या कर रहा है अभी क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है, क्योंकि इससे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील क्या है, जो अधिक क्रियाशील रहेगा वह क्या करेगा अपने से कम क्रियाशील को बाहर निकाल देगा। जो अधिक क्रियाशील रहेगा, जैसे यहाँ मान लो हाइड्रोजन है और एल्युमिनियम है, तो हाइड्रोजन कम क्रियाशील है या अधिक क्रियाशील है, तो यह क्या करेगा एल्युमिनियम क्या करेगा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। यहाँ देखो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, एल्युमिनियम इसके स्थान पर आ गया। अब यहाँ जो है यह दोनों जब दोस्ती किया, ये दोनों साथ साथ में आया दोस्ती किया, दोस्ती करेगा तो क्या करेगा यह इसका सामान यूज करेगा और यह इसका करेगा। तो यह जो 2 जो होता है वह 2 इसके पास आता है या 3 इसके पास आता है। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, या 2 इसके पास आया तो Al2 बनेगा, या जो 3 है या 3 किसके पास गया इसके पास, या 3 इसके पास गया या 2 इसके पास आया। अब यह SO4 जो है, अब यह SO4 इसको क्या लिखेंगे ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें यहाँ डबल है, इसके लिए क्या लिखते हैं। अब यह जो 2 जो आया इसके पास या 3 गया इसके पास, तो क्या होगा Al2 SO4 के
होल थ्राइस, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। अब इसको क्या करना है, संतुलित करना है। यहाँ एल्युमिनियम कितना है 1, यहाँ एल्युमिनियम कितना है 2, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम 2 डाल देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ सल्फेट कितना है 1, यहाँ सल्फेट कितना है 3, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 डाल देंगे। और 3 कहाँ डालेंगे, आगे में, बीच में नहीं। हम बताए थे बीच में नहीं डालेंगे, नीचे नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, जब भी हम संतुलित करेंगे तो समीकरण को कहाँ डालते हैं, आगे डालते हैं। यहाँ सल्फेट 3, यहाँ सल्फेट 1, यहाँ भी क्या करेंगे हम 3 डाल देंगे। और जब सल्फेट पे, अब सल्फेट कितना हो गया 3 हो गया, जब सल्फेट 3 SO4 सल्फेट 3 होगा, इसको ऐसे लिख दो, नीचे थोड़ा रहेगा। जब सल्फेट 3 हुआ तो हाइड्रोजन भी गया, हाइड्रोजन पहले बराबर था, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ भी क्या डाल देंगे हम 3 डाल देंगे, अब 6 बन जाएगा। यह क्या हो गया, अनुमान विधि द्वारा समीकरण को संतुलित हो गया। यह जो आपका क्रियाशील है श्रेणी है, इसको याद रखिए कि कौन सा कब हटता है कब जुड़ता है, इसके बारे में इससे मालूम पड़ेगा। जैसे इसमें बताए थे कि एल्युमिनियम में क्या किया, एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपने जगह पर इसको ले लिया। फिर यहाँ पर था एल्युमिनियम और कैल्शियम में, तो कैल्शियम अधिक क्रियाशील है तो ये एल्युमिनियम को बाहर निकाल दिया। देखो यह कैल्शियम यहाँ आ गया, एल्युमिनियम को यहाँ ला दिया, क्योंकि यह यहाँ से निकल के यहाँ आ गया और एल्युमिनियम यहाँ चले आया। फिर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में, तो मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है, हाइड्रोजन कम है, तो क्या करेंगे, मैग्नीशियम क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है और उसके स्थान पर आ जाता है। देखो तो मैग्नीशियम यहाँ आ गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। इसी तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना होता है 2, क्लोरीन का 1 होता है, तो यह समान इसका यह 1 लेगा, यह इसका क्या लेगा 2 लेगा। यह जो लेगा यह मैग्नीशियम को क्या होता है, मैग्नीशियम 1 को यह इसको समान देगा, यह अपना समान इसको देगा। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 1 होता है और इसका कितना होता है 2, तो 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। यह अनुमान विधि द्वारा हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। जैसे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना क्या क्या है। जैसे रासायनिक समीकरण को जब हम प्राप्त करते हैं तो उससे हमको कितनी सी जानकारी मिलता है, इसके बारे में रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली लाभ भी बता सकते हैं या सूचना। रासायनिक समीकरण, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। इससे नाइट्रोजन और क्या है हाइड्रोजन, जब यह दोनों भी क्रिया करता है तो क्या बनता है NH3, अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं नाइट्रोजन, इसको लिखते हैं हाइड्रोजन, तो क्या देता है अमोनिया। अमोनिया रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। देखो तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचना मिलता है इसके बारे में लिखना है। रासायनिक समीकरण से पहले हमको सूचना क्या मिल रहा है, अभिकारक एवं प्रतिफल। अभिकारक एवं प्रतिफल, इसमें क्या सूचना मिल रहा है, रासायनिक समीकरण से पहले सूचना मिलता है संकेत का, कि जैसे नाइट्रोजन है, जैसे यहाँ देखो संकेत का सूचना मिलता है, जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है। इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि इसका संकेत क्या है, नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से मालूम पड़ता है कि इसका संकेत क्या है, N2 होता है, हाइड्रोजन का H2 होता है और अमोनिया का NH3 होता है। तो सबसे पहले क्या कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचना मिलता है इसके बारे में। रासायनिक समीकरण से हम सबसे पहले सूचना मिलता है कि इसका संकेत एवं सूत्रों का सूचना मिलता है। नाइट्रोजन यहाँ पहला लिख लेंगे हम, रासायनिक समीकरण से यहाँ लिख लेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों से संकेत एवं सूत्रों की जानकारी मिलता है। देखो अभिकारक में प्रतिफलों से,
देखो यह अभिकारक हो गया, यह प्रतिफल हो गया। अभिकारक एवं प्रतिफलों से क्या होता है, संकेत एवं सूत्रों की जानकारी मिलता है। यह नाइट्रोजन है, इससे मालूम पड़ता है कि इसका N2 होगा, यहाँ H2 होगा, यहाँ अमोनिया का NH3 होगा, नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन समीकरण से क्या है, यहाँ मालूम पड़ता है कि यह नाइट्रोजन का N2 होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा और अमोनिया का NH3 होगा। यह अभिकारक रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचना मिलता है वो बता रहा हूँ। तो अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी मिलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों से क्या मिलता है, संकेत एवं सूत्र। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, इससे मालूम पड़ रहा है क्या NH3 होगा, नहीं मालूम पड़ रहा है। यहाँ क्या था, यह क्या इससे नहीं मालूम पड़ता है। यह क्या रासायनिक अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समीकरण से हमको मालूम पड़ता है कि नाइट्रोजन का N2 होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा, अमोनिया का NH3 होगा। तो संकेतों एवं सूत्रों की जानकारी मिलता है। दूसरा है, इसको अभिकारक एवं प्रतिफलों के लिख लेंगे, अभिकारक एवं प्रतिफलों के नामों का पता चलता है। नामों का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों के नामों का पता चलता है। अभिकारक में प्रतिफलों से क्या करते हैं, प्रतिफलों के नामों का पता चलता है। अब इससे मालूम पड़ता है कि यह नाइट्रोजन है, कि हाइड्रोजन है या अमोनिया है। लेकिन इससे मालूम पड़ता है यहाँ N है, N2 है, तो क्या है N2 जो होता है नाइट्रोजन लिखा जाता है, और हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में, तो यह इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। NH3 के रूप में तो इसको अमोनिया बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा नाम कहीं पता चल रहा है। इससे नहीं मालूम पड़ता है कि इससे मालूम पड़ता है कि यह नाइट्रोजन है, इससे नहीं मालूम पड़ रहा है कि यह नाइट्रोजन है, कि हाइड्रोजन है, अमोनिया है। लेकिन इससे यह समीकरण से क्या मालूम पड़ रहा है, समीकरण से मान लो N2 के रूप में, तो नाइट्रोजन N2 के रूप में आता है, हाइड्रोजन H2 के रूप में आता है, अमोनिया NH3 के रूप में आता है। तो इससे मालूम पड़ रहा है। तो यह दूसरा में क्या, अभिकारक में प्रतिफलों क्या होता है, नामों का पता चलता है। तीसरा है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या का मालूम पड़ता है। इसका परमाणु संख्या कितना, 2 है, इसका 2 है, इसका कितना है, इसका हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन का 1 है, इसका कितना है, 3 है। तो 3 है, 1 कितना जाएगा, इसका क्या, इसमें नीचे हम बताएंगे। इसको क्या कहते हैं, परमाणुओं की संख्या का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणु संख्या का पता चलता है। परमाणु संख्या का पता चलता है। चौथा है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणु संख्या का पता चलता है कि नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या है, 2 है, इसका भी 2 है, और इसका भी कितना है, हाइड्रोजन का 3 है। फिर अमोनिया का, इसको संतुलित करके बताएंगे, परमाणु संख्या का पता चल रहा है। चौथा है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के इसमें था परमाणु संख्या का पता चलता है। इसमें क्या, अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं की संख्या का पता चलता है। अणुओं की संख्या का पता चलता है। अणुओं की संख्या का पता चलता है। पांचवा है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणु संख्या कितना है उसका पता भी चल जा रहा है समीकरण से। और अणु की संख्या किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर होता है, पहले होता है यहाँ पे जैसे रहता है ना 2N3, जो पहले होता है वो अणु होता है। इसके हम नीचे बताएंगे। अणुओं की संख्या का पता चलता है। जैसे समीकरण को पहले संतुलित करेंगे तो इससे मालूम पड़ जाएगा। इसको क्या आता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं की संख्या का पता चलता है। इसके बाद पांचवा है, अब इसके द्रव्यमानों का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का
द्रव्यमानों का पता चलता है। तो इसमें है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। अब इसका नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान जैसे नाइट्रोजन का संकेत इसका होता है परमाणु संख्या 7, इसका द्रव्यमान कितना होता है 14। तो ये भी मालूम पड़ गया। लेकिन इससे नाइट्रोजन का जब इसका मालूम पड़ेगा कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है नहीं मालूम पड़ेगा। इससे क्या होता है, इसका द्रव्यमान संख्या भी पता चल गया। अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। इसके बाद छठा है, फिर लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान हो गया। इसके बाद इसको क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, आयतनों का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। इससे पहले में एक और दूसरा लिख सकते हैं, अभिकारक एवं प्रतिफलों के, यहाँ लिखेंगे 5वां में लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों के, इसमें लिखेंगे मोलों का पता चलता है। मोलों का पता चलता है। फिर लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। द्रव्यमानों का पता चलता है। 7वां लिखेंगे अभिकारक एवं प्रतिफलों का, अभिकारक एवं प्रतिफलों का आयतनों का पता चलता है। आयतनों का पता चलता है। देखो इसमें है कि पहला बताए थे कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्रों की जानकारी मिलता है। जैसे इससे संकेत मालूम पड़ा कि नाइट्रोजन का N होता है, नाइट्रोजन का N होता है, हाइड्रोजन का H होता है। तो पहला क्या है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों का संकेत एवं सूत्रों का पता चलता है। दूसरा क्या है, अभिकारक एवं प्रतिफलों का नामों का पता चलता है। जैसे यहाँ N2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, N2 जो होता है N2 के रूप में नाइट्रोजन होता है, H2 के रूप में होता है हाइड्रोजन होता है, NH3 होता है क्या है, अमोनिया होता है। इससे क्या होता है, नामों का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों के परमाणु संख्या का पता चलता है कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या का पता चल जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना है, 2 है। इसका कितना है हाइड्रोजन का कितना है, 2 है। परमाणु संख्या का पता चलता है। इसके बाद इसका अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं की संख्या का पता चलता है। इसके बाद इसका अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरणों को पहले संतुलित कर लेते हैं। यहाँ कितना N2 है, यहाँ क्या है N है, यहाँ N2 है, यहाँ N कितना है 1 है। यहाँ N को कितना करेंगे हम, 2 बनाएंगे। और फिर यहाँ N कितना है। अब यहाँ पर एक समीकरण संतुलित समीकरण लिखते हैं। ये समीकरण को ऐसे ही रहने दो। अब हम क्या करते हैं, एक संतुलित समीकरण बनाते हैं और उससे हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे यहाँ पर होता है। इसके यहाँ पर लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे ये लिखेंगे संतुलित समीकरण लिख के यहाँ पर बता रहे हैं। समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण जैसे यहाँ पर हो गया, आपको क्या है, नाइट्रोजन होगा या क्या है, हाइड्रोजन हो, और क्या रहता है, अमोनिया NH3। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 1 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है। यहाँ हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन कितना होगा, 6 हो गया। अब हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ भी कितना जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यह संतुलित हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको एग्जाम्पल समझेंगे कि अभिकारक एवं प्रतिफलों को संकेतों की जानकारी मिलता है। देखो अभिकारक एवं प्रतिफलों के क्या होता है, संकेतों की जानकारी मिलता है। पहला हो गया अभिकारक एवं प्रतिफलों को क्या होता है, यह फर्स्ट में लिखाएगा संतुलित समीकरण लिख करके, संकेतों की जानकारी मिलता है। तो संतुलित समीकरण हो गया, इसको संतुलित कर दिए। अब यहाँ फर्स्ट में क्या करा, इसी को ये उदाहरण द्वारा समझाएंगे। यहाँ पर हम
पहला है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के संकेतों की जानकारी मिलता है। देखो तो अभिकारक यह हो गया, यह क्या हो गया अभिकारक, अभिकारक या प्रतिफल, इसको संकेतों की जानकारी मिल गया। दूसरा है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के नामों की जानकारी। अब यह इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलते हैं अमोनिया, अमोनिया, इसका जानकारी मिल गया। अब तीसरा कहता है अभिकारक एवं प्रतिफलों की परमाणु की संख्या का पता चलता है। अब इसका परमाणु संख्या कितना है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, इसका है 2, और इसका परमाणु कितना है, इसका 2 परमाणु, इसका हो गया 2 परमाणु। हाइड्रोजन में कितना परमाणु हो गया, हाइड्रोजन का 3 गुना कितना हो गया 6, इसका हो गया 6 परमाणु। अमोनिया कितना परमाणु हो गया, तो ये अमोनिया का हाइड्रोजन, इसका देखो नाइट्रोजन का कितना होगा 2, इसका होगा हाइड्रोजन का 3 गुना 6, और इसका नाइट्रोजन का 2, 6 2 कितना हो जाएगा 8 परमाणु, इसका हो गया 8 परमाणु। अब इसके बाद है चौथा में क्या कर रहा है, अभिकारक एवं प्रतिफलों के अणुओं की संख्या। अणु किसको बोलते हैं, अणु जो पहले लिखा था उसको अणु बोलते हैं। यहाँ पहले में क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ अणुओं के संख्या कितना हो गया 1 अणु, यहाँ कितना अणु हो गया 1 अणु, यहाँ कितना अणु हो गया 3 अणु, क्योंकि यहाँ अणु किसको बोलते हैं, जब हम परमाणु को पहले जो अंक लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं अणु बोलते हैं। यहाँ हो गया 3 अणु, यहाँ कितना अणु 2 अणु, यहाँ हो गया 2 अणु। इसके बाद चौथा है, इसके बाद अणु हो गया, इसके बाद पांचवा कहता है अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों का पता। जितना ही अणु होगा, अब इसमें कहता है मोलों का पता चलना। यहाँ हो जाएगा 1 मोल, यहाँ 3 मोल, यहाँ हो जाएगा 2 मोल। पांचवा है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के मोलों का पता चलता है। तो जितना ही अणु होगा उतना ही मोल, अणु और मोल की संख्या क्या होता है बराबर होता है। अगर 1 अणु तो 1 मोल, 3 अणु तो 3 मोल, 2 अणु तो 2 मोल, अणु और मोल क्या होता है बराबर होता है। इसके बाद छठा करें अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का पता चलता है। अभिकारक एवं प्रतिफलों का क्या है द्रव्यमानों का पता। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान संख्या, नाइट्रोजन का परमाणु 7 होता है, इसका द्रव्यमान कितना 14, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, इसका द्रव्यमान कितना होगा, यह हो जाएगा 28 ग्राम। जो द्रव्यमान जो होता है वह ग्राम में लिखते हैं, यह हो जाएगा 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 14 होता है, तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान होता है 1, और 1 से इसमें गुना करेंगे, 1 से करेंगे किस में गुना, 1 से करेंगे 2 में, 1 से करेंगे 2 में कितना 2 2 तिया कितना आ जाएगा यहाँ 6, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ 1 होता है, तो यहाँ कितना है 2 है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या 2 2 तिया हो जाएगा यहाँ पर 6 ग्राम। इसके बाद अमोनिया है, अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 दूना 28, और यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 में करेंगे कितना से 3 से, तो 3 से करेंगे तो कितना 3 और 3 दूना हो जाएगा 6, तो 28, इस नाइट्रोजन में कितना होता है 28 और हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा यहाँ पर 34, यह कितना आ जाएगा यहाँ पर 34 ग्राम। इसके बाद है अभिकारक एवं प्रतिफलों के आयतनों का पता। अभिकारक एवं प्रतिफलों के आयतनों का पता चलता है। तब आयतनों का पता चलेगा, तो आयतनों का पता चलेगा, तो यहाँ आयतनों का तो यहाँ इसमें होता है, तो यहाँ कितना 1 आयतन होगा, यहाँ 1 आयतन, यहाँ कितना 3 आयतन, यहाँ हो जाएगा 2 आयतन। जितना देखो जितना मोल जितना अणु उतना ही मोल, जितना अणु उतना ही मोल। और यहाँ कहता है कि आयतनों का पता चलता है। तो आयतन का जैसे कोई भी गैस होता है
तो गैस को हम नापने के लिए क्या करते हैं, इसको तो परमाणु जो होता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर हम नापने के लिए किस में मापते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो परमाणु है, परमाणु बहुत ही छोटा कण होता है, इसको हम नापने के लिए क्या होता है, इससे कोई तराजू नहीं हो सकता है नापने के लिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम मोल में नापते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, तो परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए क्या करता है कि नियम बनाया गया है कि मोल द्वारा नापा है, इसको हम क्या करते हैं, माप सकते हैं। तो जितना आलू उतना ही मोल होता है। यहाँ 1 मोल बराबर होता है, यहाँ 1 मोल बराबर 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर कितना, 22.4 लीटर। यहाँ पर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है। तो यहाँ कहता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों का आयतनों का पता चलता है। तो यहाँ कितना आ गया, तो 1 मोल, देखो आयतनों का पता चलता है। तो आयतन देखो, 1 मोल 1 आयतन, यहाँ 3 मोल तो 3 आयतन, यहाँ 2 मोल तो 2 आयतन। तो आयतनों का पता चलता है। यहाँ 1 मोल बराबर कितना, 24 है। यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुने 2.4 लीटर। फिर यहाँ 3 आयतन है, तो 1 मोल बराबर कितना है, तो जितने मोल उतना ही आयतन होता है। यहाँ 1 मोल बराबर कितना, इतना रहता है, 3 आयतन है, तो 3 गुने क्या होगा, 22.4, इतना लीटर हो जाएगा। इसके बाद है फिर यहाँ 2 आयतन है, तो 2 आयतन, तो 2 मोल 2 आयतन, जितना मोल उतना ही आयतन, जितना अणु उतना ही मोल। अब यहाँ 1 मोल बराबर इतना दिया है, यहाँ 2 आयतन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 22.4, इतना क्या होता है, यह लीटर में होता है। ये भी क्या होगा, लीटर में होगा, क्योंकि यहाँ 1 मोल बराबर होता है। जब भी हम इसको परमाणु को जब नापने के लिए क्या करते हैं, मोल में नापते हैं, क्योंकि इसको परमाणु जो छोटा से छोटा कण होता है, इसको हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये बहुत ही छोटा कण होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम तराजू से या वाट से नहीं नाप सकते। इसके लिए क्या करते हैं, एक नियम बनाया गया कि इसको हम मोल द्वारा नाप सकते हैं कि यह जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन है कितना लीटर में आ रहा है। इसको क्या करते हैं, मोल की सहायता से नापेंगे। तो 1 मोल, तो यहाँ क्या कर देंगे, जितने अणु की संख्या होगा उतना ही मोल होगा। या अणु की संख्या कितना है, अणु किसको जो बाहर में जो सबसे आगे रहता है वो अणु होता है। यहाँ 3 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। जो पहले आएगा वह अणु होता है। तो यह अणु कितना, यहाँ 1 अणु, यहाँ कितना अणु, 3 अणु, यहाँ कितना अणु, 2 अणु। तो जितना ही अणु होगा उतना ही मोलों की संख्या होगा। तो अणु की संख्या 1 तो मोल की संख्या 1, अणु की संख्या 3 तो मोल 3, और अणु 2 है तो मोल भी 3। और जितना ही मोल होगा उतना ही यहाँ कहता है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों का आयतन का पता चलता है। अब इसको आयतन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जितना मोल होगा उतना ही आयतन होगा ना। यहाँ 1 मोल है बराबर 1 आयतन होगा, यहाँ 3 मोल है तो 3 आयतन, यहाँ 2 मोल है 2 आयतन। अब इसको आयतन को क्या करते हैं, हम लीटर में बदल देते हैं। तो 1 आयतन है तो यहाँ 1 गुने क्या होता है, इतना मोल, क्योंकि यहाँ 1 मोल है तो 1 से गुना, यहाँ 3 मोल है यहाँ 3 से गुना कर देंगे, और यहाँ 2 मोल है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ लीटर में बदल जाएगा। आयतन इससे किसमें बदल जाएगा, लीटर में। यह आपका क्या होगा, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं मिल गया। यह तो आपका क्या है, इसका एग्जाम्पल उदाहरण देकर हम समझाए हैं। यह इसका क्या है, एग्जाम्पल है। यह जो रासायनिक समीकरण प्राप्त होने के लिए कितनी सूचनाएं हैं, तो यह 7 सूचना है। और यह 7 सूचनाएं क्या है, इसका एग्जाम्पल द्वारा बताया है कि यदि इसको आप सूत्र द्वारा हम कैसे लिखेंगे, तो अभिकारक एवं प्रतिफलों को सूत्र की सहायता से लिख सकते हैं। सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा है कि नामों की जानकारी प्राप्त होता है कि यह नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है या अमोनिया है। तीसरा हमको परमाणु संख्या मालूम पड़ जा रहा है कि इसका परमाणु कितना है, इसका परमाणु कितना है। चौथा हमको ये मालूम पड़ जाए कि इसमें अणु कितना है। पाँचवा हमको मालूम पड़ जा रहा है कि इसमें मोल कितना है। छठा ये मालूम पड़ जा रहा है कि अभिकारक एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान संख्या कितना है, भी मालूम पड़ गया। सातवां मालूम ये पड़ गया कि अब इसका आयतन कितना है, तो एक इसका आयतन कितना होता है, इसका आयतन निकल गया लीटर में। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर। तो इससे मालूम पड़ गया। यह सब कितने जानकारी, 7 जानकारी है कि रासायनिक समीकरण से होने वाली 7 सूचनाएं हैं। और 7 सूचनाएं को क्या कहते हैं, इसको एग्जाम्पल के जरिए हम समझा दें यहाँ पर कि 7 सूचना कैसे होता है इसके बारे में। ये आपका क्या हो गया, या पहले हम इसको उतारेंगे, जस्ट इसके नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरे को उतार देंगे। यहाँ एग्जाम्पल लिख करके समीकरण संतुलित समीकरण यहाँ लिख संतुलित इसको कर देंगे। इसके बाद इसको क्या मालूम पड़ता है, संकेत एवं सूत्र का मालूम पड़ा, दूसरा नाम का मालूम पड़ा, तीसरा परमाणु संख्या, चौथा है अणु, पाँचवा मोल, फिर होता है द्रव्यमान, फिर होता है आयतन। इस सब की जानकारी होता है। जितना भी जानकारी मिलता है वो सब हम क्या करेंगे, लाइन से यहाँ लिख लेंगे।
अब हम बताएंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में। जैसे रासायनिक समीकरण है, इसके उपयोग से हमें क्या क्या लाभ मिलता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ होगा। तो पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इसलिए यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। जैसे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन। जब दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। यह जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। और इसी को जो संकेत द्वारा लिख देंगे इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को अगर हम संकेत द्वारा लिख देंगे तो इसको हम बोलेंगे समीकरण। जैसे हाइड्रोजन हो गया, यह हो गया हाइड्रोजन और यह क्या हो गया, ऑक्सीजन। जब मिल गया तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या करता है, जल का निर्माण करता है। तो इसको जो हम बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, जैसे अपने भाषा में अगर लिख दिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या बना, जल बना। और इसको अगर संकेत रूप में लिख दे तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर अपने भाषा में लिख दिए तो इसको क्या बोलेंगे, हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनता है, जल का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, जल बन गया। और इसको जब हम संकेत और सूत्र की सहायता से अगर लिखेंगे तो यह क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यह क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। यह क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया। यह कहता है रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है वह बताना है। रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। तो पहला लाभ होगा, क्या क्या लाभ मिल सकता है इसके बारे में यहाँ पर हम लिख लेंगे लाभ। पहला लाभ तो ये मिलेगा कि इसमें क्या होगा, देखो रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक समीकरण है। तो पहला लाभ तो यह होगा कि हमको क्या होगा, इसमें समय कम लगेगा, समय की बचत होगा। क्या होगा यहाँ पर, समय की बचत। देखो रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण से क्या उपयोग है। अगर रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, इसको लिखने में कितना समय लगा और इसको लिखने में कितना समय लगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या लिखते हैं, H2O। तो इसको लिखने में कम समय लगेगा और इसको लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। तो रासायनिक समीकरण से क्या उपयोग है कि समय का बचत हो गया। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसको कितना समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। और इसी को अगर ऐसे लिखेंगे तो कम समय लगेगा। इसीलिए क्या होता है, समय की बचत हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया या ये और ये दोनों सेम है। यह क्या है, अपने भाषा में लिख रहे हैं, यह रासायनिक अभिक्रिया में लिख रहा है। और यह जो लिखो संकेत में लिख रहा है तो यह रासायनिक समीकरण होता है। तो संकेत एवं सूत्र की सहायता से अगर लिखेंगे तो क्या होगा, समीकरण। और इसमें क्या होता है, अगर कोई पदार्थ भाग लेता है तो इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। हम बताए थे इससे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल का निर्माण करता है। यह जो है समीकरण हुआ, यह क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ।
तो पहला क्या है कि समीकरण से हमें क्या उपयोग मिल रहा है कि समय का बचत हो रहा है। दूसरा क्या बचत हो रहा है कि कागज का बचत हो रहा है। किसका बचत हो रहा है? कागज का। कागज का बचत। कागज का बचत क्योंकि इसमें कागज क्या है, देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो कागज ज़्यादा लगेगा, इसमें कागज क्या होगा, कागज की कम आवश्यकता होगी तो कागज का बचत होगा। तीसरा होगा स्याही। स्याही का बचत। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें हमको क्या होगा, ये जो इंक है वो ज़्यादा लगेगा और इसमें क्या होगा, इंक कम लगेगा। यानी क्या होगा, इसमें स्याही ज़्यादा लगेगा, इसमें स्याही कम लगेगा। इंक, स्याही को इंक बोलते हैं। जैसे हम इसको लिखे तो मेरा मार्कर का क्या होगा, स्याही ज़्यादा खर्च हुआ और इसमें ज़्यादा खर्च हुआ, इसमें क्या हुआ, कम खर्च हुआ। इसमें क्या होता है, स्याही का बचत। चौथा है यह जो तुम्हारा H2 है और O2 है, या क्या बना, H2O बना। यह जो है, यह जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल, तो यह सिर्फ क्या है जो अपने भाषा में वही जान सकते हैं। अगर पूरे देश में चाहे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल पढ़ सके तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि अब जो हिंदी है तो हिंदी में ही जानेंगे। अगर इसको मराठी में जाना होगा दूसरा जाएंगे तो इसको बंगाली में अलग लिखाएगा, फिर तेलुगु में अलग लिखाएगा। तो यह क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और जल है, तो यह सिर्फ क्या होता है सभी देश के लोग नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन यह जो हाइड्रोजन H2 और O2 और H2O है यह पूरे देश में पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, यह हाइड्रोजन या पूरे देश के लिए क्या होता है, एक समान होता है। जैसे ABCD का जो लेटर होता है वह पूरे देश में क्या होता है, एक ही समान होता है। क्योंकि पूरे देश को, अगर यहाँ चीन के आदमी, अगर चीन का आदमी ये पढ़ रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पर पाकिस्तान भी यही पढ़ेगा, पाकिस्तान भी क्या पढ़ेगा, पाकिस्तान भी ये पढ़ेगा। क्योंकि हर देश के आदमी क्या है, ABCD का लेटर को एक ही समान पढ़ता है। तो यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का O2 है, ऑक्सीजन का O2 है, तो यहाँ क्या होगा, सभी देश के लिए क्या होगा, यह समान होगा। लेकिन यह जो है सभी देशों के लिए समान नहीं है, क्योंकि सभी देश में यह हाइड्रोजन है इसको बंगाली में अलग लिखेंगे, फिर ये ऑक्सीजन है तो इसको बंगाल में अलग आदमी पढ़ेगा, अलग तरीके से लिखाएगा, फिर इसको पाकिस्तान में अलग लिखाएगा, सब देश का अलग अलग भाषा अलग अलग में लिखाएगा। इसके लिए क्या यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे यहाँ क्या है हाइड्रोजन है, इसको लिखेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए एक समान है। यहाँ लिखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण सभी देशों के लिए एक समान है। सभी देशों में, यहाँ लिखिए ऐसे लिख सकते हैं, सभी देशों में एक समान लिखते हैं, एक समान। देखो रासायनिक समीकरण सभी देशों में एक समान लिखते हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो होता है वो सभी देशों में एक समान ही लिखा है। जैसे हम अब पाकिस्तान में लिखेंगे अलग, चीन में लिखेंगे अलग, यूरोप में लिखेंगे अलग, ऐसा नहीं है। सभी देशों में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O सभी देशों के लिए एक ही समान लिखा जाएगा, क्योंकि यह पूरे देश में हम इसको जान सकते हैं कि यह O2 है या H2 है। लेकिन इसको ऑक्सीजन को और जल को अगर लिखना होगा तो हम इसको पाकिस्तान में ऑक्सीजन और जल नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ का भाषा अलग है, यह ऑक्सीजन जल जानेगा नहीं जानेगा। लेकिन यह जो इंग्लिश में रहेगा वह क्या है, पूरे देश में जानेगा। इसीलिए क्या आता है, रासायनिक समीकरण को सभी देशों में एक समान लिखते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण है तो कहीं भी जाओ तो क्या होगा, H2 और O2 के रूप में ही लिखा जाएगा, दूसरा रूप में नहीं लिखा। लेकिन यह जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है इसको हम कई रूपों में लिख सकते हैं, हर देश का अलग अलग भाषा, अपने अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। यह जो क्या है वह इंटरनेशनल लैंग्वेज है या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि कहीं भी देश में जाओ तो यह भाषा हम लिख सकते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया गया है। तो पहला क्या है, समय का बचत। दूसरा क्या है, कागज का बचत हो रहा है, समय का जितना लिखेंगे तो समय ज़्यादा रहेगा, इतना कम लगेगा। दूसरा क्या है, कागज का बचत हो रहा है, इसमें ज़्यादा कागज लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तीसरा क्या है, स्याही का बचत। इसमें क्या है, समीकरण को लिखेंगे तो क्या होगा, कम समय लगती, स्याही कम लगेगा, तो स्याही का बचत। चौथा है कि रासायनिक समीकरण के सभी देशों में एक समान लिखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, सभी देशों में एक समान लिखते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अगर इसको लिखेंगे तो सभी देशों में क्या है, अलग अलग लिखा है। क्योंकि यह हिंदी भाषा में है, हम हिंदी में लिखे, दूसरा मराठी में लिखेगा, कोई उर्दू में लिखेगा, कोई बंगाली में लिखेगा।
लेकिन यह जो इंग्लिश भाषा है वह सभी देशों में एक समान लिखा जाएगा। ये क्या है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ मिला, तो रासायनिक उपयोग से हमें 4 लाभ मिला। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।